जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इवन हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हो या इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हो, हमारे मन में एक सवाल आता है, आखिर क्यों हम इस हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं। यदि ये सवाल आपके मन में नहीं आता तो ये ज़रूर आना चाहिए और आपको इसका जवाब भी खोजना चाहिए। तो यहाँ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9th हिस्ट्री का। सबसे पहला सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर क्यों हम ये रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। इस बुक में वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग 3 रिवॉल्यूशन 1 बाय 1 कवर करने वाले हो, जिसमें कि पहले रहने वाला है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन और आखिरी में होने वाला है जर्मनी का रिवॉल्यूशन। ओके, जर्मन रिवॉल्यूशन। आखिर क्यों ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है जो हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं या हम ये क्लास 9th में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, क्लास 9th NCERT की जो बुक है वो आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का सिनेरियो देगी। क्लास 6 से आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें आपने हंटर एंड गैदरर्स के बारे में पढ़ा, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री थी। इसके बाद में 7th आप मेडाइवल हिस्ट्री कवर करते हैं, देन 8th में आप करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बेसिकली इंडिया से ज़्यादा कनेक्टेड होती है आप लोगों के, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट आते हैं। नेक्स्ट क्लास 9th में हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। अब ये क्लास 9 की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये हमें किस चीज़ का नॉलेज देती है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये हिस्ट्री हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही थी, जिसका इम्पैक्ट आज हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर है, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नेंस के ऊपर है, जो भी चीज़ें सिस्टम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसके ऊपर इसका सारा का सारा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। दैट्स वाई वी आर हेयर टू स्टडी दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। सो वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ ये याद रखना है, एक डेट के साथ हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस डेट है 14th of July 1789। सभी को ये इम्पॉर्टेंट डेट याद रखनी है। 14th of July 1789 को आखिर हुआ क्या था। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 July 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस में आतंक का माहौल था, मतलब कि पेरिस का जो एटमॉस्फेयर था, आजू बाजू जो चीज़ें चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, यानी कि एक आतंक का माहौल पेरिस में बन चुका था, लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्साए हुए थे, ठीक है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स मूव इनटू द सिटी। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड soon order the army to open fire upon the citizens. Okay, now यहाँ पर एक र्यूमर, अफवाह फैली थी कि जो किंग है उन्हें ऑर्डर दे दिया है लोगों को मारने का, ठीक है। अब ये किंग कौन है, ये र्यूमर्स क्यों फैले, आखिर क्यों ऑर्डर किंग देता है कि जाओ लोगों को मारो, ट्रूप्स पे, जो आम जनता है उन पे मतलब मारने का जो डिसीज़न है वो राजा क्यों लेता है, क्यों ऐसे आदेश देता है राजा कि जाके जनता को मारा जाए, यानी कि जो ट्रूप्स गुस्साई हुई है उन्हें क्यों मारा जाए। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से शुरू करने वाले हैं हम। Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city. 7,000 लोगों की भीड़ जमा होती है, ठीक है। अब 7,000 लोगों की भीड़ एक टाउन हॉल के सामने जमा होती है। अब ये जो भीड़ होती है ये निकलने की कोशिश करती है ईस्ट में, यानी कि पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अब पेरिस के ईस्ट में जाती है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी जनता, गुस्साई हुई जनता पेरिस के ईस्ट में जाती है। इसके बाद क्या होता है, एक्चुअली ये जनता
क्यों जमा होती है? सो ये जनता जमा होके आर्म्ड यानी कि वेपन्स को सर्च करती है, ठीक है। अब ये इतना भयानक खतरनाक माहौल पेरिस में किस तरह से बनता है? सो क्या होता है, 7000 पीपल जमा होते हैं, जिसमें कि आदमी, औरतें, बच्चे, ये सब बहुत ही गुस्से में होते हैं। अब ये जाके जमा होते हैं टाउन हॉल के सामने और ये जाने की कोशिश करते हैं पेरिस के ईस्ट की तरफ, जहाँ पर होती है बेस्टाइल फोर्ट। अब ये जाके पहुँचते हैं बेस्टाइल फोर्ट में। अब ये बेस्टाइल फोर्ट में जाके पथराव शुरू कर देते हैं। पथराव मतलब होता है स्टॉर्मिंग, मतलब कि ये लोग जाके वहाँ पर बेस्टाइल फोर्ट को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अब ये बेस्टाइल फोर्ट को क्यों पत्थर मार रहे हैं? अगर ये गुस्सा है अपने किंग से, सो वाई दे आर स्टॉर्मिंग टू बेस्टाइल फोर्ट। वो लोग बेस्टाइल फोर्ट को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए, विरोध करने का, क्रिटिसिज्म करने का एक ये तरीका भी है कि आप इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करें। सो लोगों ने इनडायरेक्टली बेस्टाइल फोर्ट को पत्थर मारने शुरू किए, उसे ढहना शुरू किया, ठीक है। तो ये 7000 पीपल्स की जो भीड़ होती है ये बेस्टाइल में जाती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पथराव करती है। वहाँ पर लगभग कुछ कैदी होते हैं, लगभग 7 के करीब कैदी होते हैं। उन्हें वहाँ से बेस्टाइल की जनता बाहर निकालती है और बाहर निकालने के बाद वहाँ एक कमांडर होता है, जो बेस्टाइल फोर्ट में एक कमांडर होता है, उसको जनता खत्म कर देती है। The day that followed saw more rioting both the Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. So ये जनता एक्चुअली में इतनी गुस्साई हुई क्यों रहती है? क्योंकि ये विरोध क्रिटिसाइज कर रही होती है जो प्राइस हाइक होते हैं। प्राइस हाइक का मतलब होता है दाम बढ़ना। ब्रेड, उस समय ब्रेड या पाव रोटी है जिसे रोटी कहते हैं, उसके दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। अब ये दाम इतने बढ़ गए कि जनता जो है बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई थी। अब हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए, क्या जनता के पास पैसा नहीं था कि वो ब्रेड अपने लिए अफोर्ड कर पाए? क्या जनता इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी थी? सो इस सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसका यहाँ पर हमें इस स्टोरी को स्टॉप करना होगा कि यहाँ तक के हमने समझा कि टाउन हॉल के बाहर 7000 लोग जमा होते हैं। ये लोग ईस्ट की तरफ बेस्टाइल फोर्ट में जाके स्टॉर्मिंग करते हैं। इसके बाद फिर बेस्टाइल फोर्ट को ढाया जाता है। लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट में कैद किए गए कैदियों को वो लोग छुड़ाते हैं वहाँ से। इसके बाद फिर ये लोग जो बेस्टाइल फोर्ट की चीज़ें होती है, जो बेस्टाइल फोर्ट इमारत से जो भी स्टोन या जो भी चीज़ें उन लोगों को प्राप्त होती है, तो उसे मार्केट में बेचा जाता है। पेरिस के मार्केट में उसे बेचा जाता है। ये एक सिंबल था कि देखिए हमने हिस्ट्री में जो भी अपने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है, जैसे जनता खरीदेगी ये सारी चीज़ें, तो एक यादगार रूप में ये सारी चीज़ें रहेगी कि हमने विरोध किया था और उस विरोध की जो सामग्री है जनता ने खरीदी, जनता ने, हम लोगों ने बेचा। बेस्टाइल की जो इमारत हमने ढाई थी, इसके ये कुछ फॉसिल्स बेसिकली कहला सकते हैं कि इतिहास में ये सारी चीज़ें याद रखी जाए, ठीक है। सो अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century। 18th century में फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की थी? आखिर क्या था? आखिर ये जो घटना हुई, ये 7000 लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, ये आखिर क्यों आया? तो स्टोरी हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये बात अभी हमने एक डेट आपको बताई थी, 14 जुलाई 1789। ओके, आपने अभी याद रखा था 1789 की घटना को, जो 14 जुलाई को हुई थी। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं 1774 को, यानी कि इस घटना से पहले की बात को हम डिस्कस करने वाले हैं। 18th century में फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की थी, ये पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें डिस्कस करना ज़रूरी है इसका बेस। तो देखिए 18th century में जो फ्रेंच सोसाइटी थी ये स्टेटस में बटी हुई थी। स्टेटस में बटी होने का मतलब जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी
वर्ण सिस्टम में डिवाइड थी पुराने टाइम पे, जो हम क्लास 8 में पढ़ते, क्लास 7 और क्लास 6 में भी हम लोगों ने, इस क्लास 6th एंड 8th में ज़्यादातर हम लोगों ने वर्ण सिस्टम की स्टडी की हुई होती कि हमारे यहाँ इंडिया में 4 वर्ण थे, ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। नाउ यहाँ पर जो फ्रेंच सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेटस थे, जैसे जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो फ्रेंच सोसाइटी में टोटल 3 स्टेटस कहते थे इसे फ्रेंच में। सो स्टेटस हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके, सो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, मतलब कि क्लर्जी कौन? क्लर्जी वो लोग जो चर्च में होते हैं, मतलब चर्च के जो लोग थे, चर्च में जो पादरी होते हैं, जो फादर होते हैं, उनका जितना भी उनका जो ग्रुप था, दे वर कॉल्ड क्लर्जी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट के लोग थे। सेकंड स्टेट जो थे वो थे नोबेलिटी, मतलब कि जो नोबल से, जो कुलीन लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जमीन है, समाज में इज्जत है, बिजनेस है और रुतबा है, ठीक है, तो ये कहलाते थे सेकंड स्टेट। पहला स्टेट कुलीन लोग, क्लर्जीज, नेक्स्ट नोबेलिटी, और जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग आते थे, जिसमें कि काफ़ी गरीब किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है, या कुछ ऐसे किसान जिसके पास ज़मीन है, कुछ ऐसे लेबर, कुछ ऐसे पॉटर्स, कर्मचारी, कुछ ऐसे लोग जो सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, लैंडलेस लेबर है, या फिर कर्माकर्स है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास खुद का कुछ है नहीं बट वो अपना गुजारा करने के लिए किसी और के यहाँ पर एज अ स्लेव वर्क करते हैं। सो ये सारे जो लोग हैं ये थर्ड स्टेट में आए। लेकिन इस थर्ड स्टेट की एक और बात थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हुए जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे, जो चाहते थे चीज़ों से निकलना। उसके डिस्कस हम आगे करने वाले हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस का समाज था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वो 3 स्टेटस में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जीज, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, और जो थर्ड स्टेट है जिसमें कि लैंडलेस लेबर और जितने भी कर्मचारी है, या फार्मर्स है, या स्मॉल विलेजर्स है जो कि स्लेव के रूप में काम करते हैं, ये सारे लोग थर्ड स्टेट में आते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और चीज़। सो ये थी फ्रेंच सोसाइटी जो कि 3 वर्णास में डिवाइड थी, या 3 स्टेटस में डिवाइड थी। अब जो 1774 को क्या होता है, फ्रांस का एक राजा रहता है जो कि नया नया राजा बनता है, जिसका नाम होता है लुईस 16th। आप लोगों को ये नाम याद रखना है, लुईस 16th। ओके, 16th, लुईस 16th की 1774 में शादी होती है। अब लुईस 16th की शादी होती है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, ऑस्ट्रेलिया नहीं, दैट इज़ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल वियना है। सो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से लुईस 16th की 1774 में शादी होती है। अब लुईस 16 की जब शादी होती है, काफ़ी उसकी उम्र नहीं होती, काफ़ी लगभग 20-21 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। जब उसकी शादी होती है तो हम देखते हैं इन 1774 लुईस 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ओके, ये बॉर्बन फैमिली से होते हैं, ठीक है ना। ही वॉज 20 year old, मैरिड टू ऑस्ट्रेलिया प्रिंसेस मैरी। Upon his accession, the new king found an empty treasure. Long year of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining a extravagant court at the immense place of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain. जब लुईस राजा बनता है, लुईस देखता है कि राज खजाने में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अब वो अपने जो देश है, अपना जो किंगडम है, वो उसे कैसे चलाएगा। अब जब लुईस राजा बनता है तो इसके सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन होती है कि इसके ख़जाने में तो पैसा ही नहीं है, इनके पास तो पैसा ही नहीं है किंगडम में, ताकि ये पूरा का पूरा देश, कंट्री चला सके। ये जो
पैसे का क्राइसिस है फ्रांस में, ये कैसे आता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है तो फ्रांस जो होता है अमेरिका की मदद करता है। लगभग 13 जो कॉलोनीज़ होती है अमेरिका की, सो उसे ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस जो है मदद करता है अमेरिका की। सो इस मदद के चक्कर में जो फ्रांस है ये बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब ये बिल्कुल दिवालिये हो जाते हैं, इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहता अपनी जनता के लिए, ठीक है। यहाँ पर जब राजा लुईस 16 देखता है कि अब यहाँ पर तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, पैसे के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो ये लुईस 16 क्या करता है, टैक्स बढ़ा देता है। अब जब ये टैक्स बढ़ा देता है, जब मैंने ये डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था कि जो हमारे फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेटस में डिवाइड थी। तो देखो, जो फर्स्ट स्टेटस और सेकंड स्टेटस के जो लोग थे, इनके पास बाय बर्थ एक राइट होता था, जन्म से इनके पास एक अधिकार होता था, इन्हें बिल्कुल जन्म से इन्हें टैक्स देने की छूट थी। यानी कि अगर इनके फैमिली में कोई पैदा होता है उसे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यदि क्लर्जी है या नोबिलिटी है या नोबल है, ठीक है ना, उन्हें टैक्स देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब टैक्स कौन को देना होता था, थर्ड स्टेटस के जो लोग थे, जो कि नॉर्मली बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से होते थे या काफ़ी ज़्यादा स्लेवरी बेचारे फेस किए होते थे, तो इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। अब जब टैक्स बढ़ेगा, टैक्स जो है लुईस 16 बढ़ाएगा, इसका टोटली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, ऑफकोर्स थर्ड स्टेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और थर्ड स्टेट जो होगी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेगी, क्योंकि टैक्स वैसे भी कुलीन लोगों को, जो यहाँ पर लोग हैं जिनके पास पैसा है, उन्हें तो नहीं देना है। देखिए ये कितना जो ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाला जो राइट है या ये वाला जो पॉलिसी है, कितनी बेकार है, कितनी बुरी है। जिनके पास पैसा है, जो नोबल है, जिनके पास चर्च में पैसा आ रहा है, इन्हें टैक्स नहीं देना है। और टैक्स को किसे देना है, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, जो मिडिल क्लास है, ये टैक्स देता है। अगर आज की सोसाइटी में ऐसा होता बहुत प्रॉब्लम आज भी होती। तो हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है। हमें यहाँ पर क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है उसे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल ages. The term old regime usually used to describe the society structure of France before 1789. Okay, figure 2 show how system of caste of France society was organized. Peasant made up about 90% of population. देखो 90% लोग जो है वो किसान थे। अब उन 90% लोगों में बहुत सारे, लगभग 60% लोग ऐसे थे जो कि लैंडलेस थे। लैंडलेस, जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो किसी और के ज़मीन पे, किसी और के जो है खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे, ठीक है। तो अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन पे टैक्स लगते थे। अब ये याद रखने वाली बात है कि इन पे जो टैक्स लगते थे वो भी 2 प्रकार के टैक्स लगते थे। एक होता था टाइल और एक होता था टाइथ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक होता था टाइथ और एक होता था टाइल। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो टाइल और टाइथ है, ये टैक्स लगते थे हमारी थर्ड स्टेटस के ऊपर। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट द शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टाइथ्स फ्रॉम द प्रीजेंट। देखो, जो चर्च टैक्स लगाता था, यानी कि ये जो थर्ड स्टेटस था, वेट फॉर अ मिनट, यहाँ डिस्कस करते हैं। जो थर्ड स्टेटस था सोसाइटी का, ठीक है, उसे 2 टाइप के टैक्स देना पड़ता था। एक देना पड़ता था टाइथ और एक देना पड़ता था टाइल, ठीक है, टाइल। अब ये जो टाइल और टाइट थे, तो टाइल जो था ये लगाता था प्रिंस, यानी कि ये टैक्स प्रिंस को पे करना पड़ता था। और जो टाइट था ये देना पड़ता था चर्च को। यानी कि थर्ड स्टेटस के लोग 2 प्रकार के टैक्स देंगे, एक देंगे प्रिंस को टाइल और एक देंगे टाइथ, जो कि होगा चर्च को देना पड़ेगा। ओके,
ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो थर्ड स्टेटस के लोग फेस कर रहे थे। ठीक है, अब आगे की बातें जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।